क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये दिया हुआ है आपका, देखो यहाँ पे कि किस दिन भारत में किस दिन तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। क्या दिया हुआ है आपका, देखो भारत में किस दिन तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। ऑन विच डे इज एंटी टोबैको डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून या फिर 31 मई। किस दिन जो है भारत में एंटी टोबैको डे, यहाँ पर जो बताना है, तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। तो ये देखो आपका मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। कब मनाते हैं, तो 31 मई को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका यहाँ पे कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। व्हाट इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। चावल, गेहूं, गन्ना या चना। राइस है, वीट है, शुगर केन है या फिर ग्राम है, चना है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है कौन सी है। तो देखिए भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वह है आपका चावल। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए चावल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। इन वॉट फॉर्म इज 15 जनवरी सेलिब्रेटेड। श्रम दिवस, लेबर डे, मकर संक्रांति, थल सेना दिवस, आर्मी डे या फिर गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। जो 15 जनवरी है उसको किस रूप में मनाते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे आंसर करनी है। तो चलो जल्दी से आंसर करो और सबको बताओ 15 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं। तो देखिए जो 15 जनवरी है उसको मनाया जाता है आर्मी डे के रूप में, ठीक है। थल सेना दिवस के रूप में जो है 15 जनवरी को हम सब मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये है आपका यहाँ पे कि कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ कबीर कॉपलेट्स। कतीतावली, दोहावली, बीजक या फिर सूरसागर। जो कबीर के दोहों का संग्रह है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में जो है बहुत बार आ रखा है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करो, आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए जो कबीर के दोहों के संग्रह है उसको बीजक के नाम से जाना जाता है। क्या होगा राइट आंसर, तो बीजक। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछता है, याद रखिएगा। पूछा जाता है बीजक की रचना किसने की, तो ध्यान में रखिए जो बीजक है उसकी रचना की गई है कबीर के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये है आपका यहाँ पे देखो कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। वेयर इज महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड। उज्जैन में, भुवनेश्वर में, तंजावुर में या फिर नासिक में। जो महाकालेश्वर मंदिर है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि जो महाकालेश्वर मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। तो जो महाकालेश्वर मंदिर है यह देखिए आपका स्थित है उज्जैन में। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए उज्जैन, ठीक है। जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है आपका यहाँ पे सामान्य रूप में राज्यपाल का कार्यकाल होता है। नॉर्मली द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स। सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताओ। तो जिनका भी आंसर देखो यहाँ पे आ रहा है सी 5 वर्ष, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए अगर उसको आगे स्थानांतरित नहीं किया जाए, अगर उसको और आगे नहीं बढ़ाया जाए, तो सामान्य रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल है वह होता है 5 वर्षों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है आपका यहाँ पे कि संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। होता है देखो आपका लोकसभा, और दूसरा में जो है आपका होता है देखो यहाँ पे राज्यसभा। इन दोनों को मिलकर जो समिति बनती है उसको संयुक्त संसदीय समिति बोला जाता है, ठीक है। तो लोकसभा से जो है देखो कुल 30 मेंबर्स होते हैं और जो राज्यसभा है उससे कुल 15 मेंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार आपकी संसदीय समिति में कुल कितने मेंबर हो गए, तो कुल सदस्य हो गए आपके 45, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया हुआ है आपका देखो यहाँ पे कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। हु लीड द बारदौली सत्याग्रह। राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। बतानी है कि जो बारदौली सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए जो बारदौली सत्याग्रह है इसका जो नेतृत्व है यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। जो भी सी को कर रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपका यहाँ पे कि रामचरित की रचना किसने की। हु रोट्स रामचरित। कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य या फिर संध्याकर नंदी। जो रामचरित है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो जो रामचरित है इसकी रचना किसने की, याद रखिएगा एक रामचरित होता है, एक रामचरित्र मानस होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो जो रामचरित है इसकी रचना देखो की गई है संध्याकर नंदी के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी संध्याकर नंदी। अब यदि रामचरित्र मानस बोलता, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए जरा कि रामचरित्र मानस की रचना किसने की। ठीक है, रामचरित्र मानस, इसके बारे में बताओ जरा आप सब, क्या होगा राइट आंसर। रामचरित्र मानस की रचना किसने की, ये तो हो गया। जो रामचरित है, जब आपसे रामचरित पूछेगा तो याद रखिएगा होगा संध्याकर नंदी, ठीक है। अब रामचरित्र मानस यदि बोले तो रामचरित्र मानस की रचना देखो की गई है तुलसीदास जी के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर, तो तुलसीदास। दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। रामचरित्र मानस में तुलसीदास और रामचरित में संध्याकर नंदी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? हु वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर? जमाली, योसुद, बिपिन या प्रभास? जो भगवान महावीर हैं उनके प्रथम शिष्य कौन थे, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करें, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य हैं वह देखिए हैं जमाली, जिनका भी आंसर ए को आ रहा है वो बिल्कुल सही कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि सिंधु सभ्यता में कहाँ बृहत स्नानागार पाया जाता है? वेयर इज द इंडस सिविलाइजेशन इज अ लार्ज बाथ हाउस फाउंड? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा? सिंधु सभ्यता में कहाँ पर जो है आपका बृहत स्नानागार पाया जाता है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे आंसर करनी है। तो चलिए जल्दी से बताओ, आप सब सभी के आंसर्स आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने जो है बहुत बार पूछ भी रखा है। तो जो सिंधु सभ्यता है इसमें जो बृहत स्नानागार है यह देखो आपका पाया जाता है मोहनजादड़ो में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजादड़ो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका शून्य की खोज किसने की द्वारा की गई है? तो जो शून्य की खोज है यह देखो की है आर्यभट्ट ने, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी आर्यभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर विच इंस्ट्रूमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में 2020 एंड 2021 दोनों सालों में रिपीटेड क्वेश्चन आया है, जरूर आंसर कीजिएगा, सभी को बताना है। शिव कुमार शर्मा जो है किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? सरोद के लिए, बांसुरी के लिए, संतूर के लिए या फिर सितार के लिए? शिव कुमार शर्मा जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो शिव कुमार शर्मा है यह देखिए आपके प्रसिद्ध हैं संतूर के लिए। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी संतूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये है आपका यहाँ पे रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली इज द मेन फोल्क आर्ट स्टाइल ऑफ विच रिलीजन ऑफ इंडिया? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में 2018 से लेकर यहाँ तक कि 2021 के भी पेपर में इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो सबको आंसर कीजिए और बताइए कि रंगोली जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो जो रंगोली है यह देखो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जो कि आपका देखो जीके सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है आपका और जीके सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। यह दिया हुआ है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, बहुत बार करवाया है और इंडियन आर्मी ने भी कंटिन्यूअसली इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है। तो चलो जल्दी से आंसर करो, सभी को का आंसर आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं आपको पर डे होमवर्क भी देता हूँ और मैंने करवाया हुआ भी है। तो ये क्वेश्चन जो है आज का आपका होमवर्क रहेगा। इंडियन आर्मी ने इस क्वेश्चन को पूछ भी रखा है 2020 और 2021 के पेपर्स में। तो सभी को आंसर करना है, होमवर्क है आपका। कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइव चैट में कोई भी मत बताओ, अभी मत बताइए आप सब, कमेंट बॉक्स में बताइए अपना आंसर जाकर, वहीं पर मैं होमवर्क देखूंगा, सबके आंसर्स चेक करूंगा। तो सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है कौन सी है, ठीक है। तो जीके सेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब बढ़ते हैं आपका साइंस सेक्शन की ओर। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे आपका, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ अनस्वीटेड लाइम? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? बतानी है कि बिना बुझे हुए चूने का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, ये जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो चलो जल्दी से आंसर करो और जल्दी से आप सब अपना अपना आंसर सेंड करो। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए बिना बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम है वह होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब जल्दी से आप लोग फॉर्मूला बताइए तो कि क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर तो रासायनिक नाम आपने बता दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब यदि कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम है तो रासायनिक सूत्र जरा बताओ, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है अनस्वीटेड लाइम का? तो देखिए जो केमिकल फॉर्मूला है, जिनका भी यहाँ पे CaO बताना है वो बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड का जो है यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है? इन विच एसिड डज गोल्ड डिजॉल्व्स? नाइट्रिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में या फिर अम्लराज में? जो सोना है ये आपका किस अम्ल में घुल जाता है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे आंसर करनी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा और सभी के आंसर्स जो है यहाँ पे आने चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के आने चाहिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से आंसर बताओ। तो सोना जो है यह देखो आपका घुल जाता है अम्लराज में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ रखा है क्वेश्चन इंडियन आर्मी में। सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। अब अम्लराज का फॉर्मूला क्या होता है? तो अम्लराज का जो फॉर्मूला है वो होता है देखो HNO3 प्लस में होता है देखो आपका यहाँ पे 3HCl, ठीक है। ये जो इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है यहाँ पे आपका
कौन सा लौह अयस्क है? व्हाट इज आयन ओर? याद रखिए ये जो है आपका मैग्नेटाइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहाँ पे मैग्नेटाइट लिखा हुआ है, ठीक है। ए में है बॉक्साइट, बी में है मैग्नेटाइट, सी में है लिग्नाइट, डी में है नाइट्राइट। लोहा का कौन सा अयस्क है ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, सबको बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा जो है लोहा का एक अयस्क है? तो यहाँ पर जो आपका आयन और है वह आपका देखो मैग्नेटाइट है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं तो याद रखिएगा, एक होता है हेमाटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट, ठीक है, यही दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये है आपका यहाँ पे प्रकाश का वेग है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है आपका। बी में लिखा हुआ है देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट में जो आपका लिखा हुआ है सेम है जिसी प्रकार से जो क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा राइट आंसर? इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन को लिखा गया है। तो देखिए प्रकाश का जो वेग है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय वॉशिंग पील्ड वेजिटेबल्स? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। छिली हुई सब्जियों को जब धो देते हो आप तो ऐसा करने के बाद उनमें से जो है कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, ये जो है आपको यहाँ पे आंसर करनी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए। तो देखिए छिली हुई सब्जियों को जब आप धो दोगे ना तो ऐसा करने से जो आपका विटामिन सी उसमें से नष्ट हो जाता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी विटामिन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया हुआ है यहाँ पे आपका पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। द मेन एबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट ऑन द अर्थ इज? लोहा, आयन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, ये जो है आपको यहाँ पे आंसर करनी है। तो चलिए जल्दी से बताइए आप सबका आंसर क्या होगा, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु तत्व है वह है आपका एल्यूमिनियम। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये है आपका यहाँ पे देखो कि रक्त जमने से किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? विच एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? मैग्नीशियम, कैल्शियम, एफी मतलब आयन दिया हुआ, डी में जो है सीयू कॉपर है। बतानी है कि रक्त जमने में जो है किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सभी को आंसर करना है, कोई भी जो मिस्टेक नहीं करेगा। इंडियन आर्मी का 2021 के पेपर में क्वेश्चन किया गया है, तो सभी को बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए रक्त जमने में जो है Ca कैल्शियम की जो है मुख्य भूमिका होती है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी Ca कैल्शियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यह है आपका यहाँ पे न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, ऑल्सो कोल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। इंडियन आर्मी में 2016 से लेकर 1 नवंबर 2020 तक के पेपर में ये क्वेश्चन कंटिन्यू आया हुआ है और सभी को बताना है न्यूटन के पहले नियम को एक और किस नाम से जाना जाता है? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर संवेग का नियम। क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है, न्यूटन के पहले नियम को एक और किस नाम से जानते हैं। तो देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछेगा कि जड़त्व के नियम को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा न्यूटन के पहले नियम के रूप में, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? सर्वाधिक उपग्रह हैं, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, मोस्ट सैटेलाइट्स हैं किस प्लेनेट के? तो वह है देखो आपका शनि। जो सैटर्न है, जो शनि है, इसके सबसे अधिक सर्वाधिक उपग्रह हैं। 2019 तक बृहस्पति था, लेकिन उसके बाद जब शनि हो गया है, शनि के जो है सबसे अधिक उपग्रह हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आया हुआ है। विच इज अ नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु जो है निम्न में से कौन सी है? तरल अवस्था में पाए जाने वाली जो अधातु है वह होती है आपकी ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये है आपका यहाँ पे कि दही में खटापन निम्नलिखित के कारण होता है। सॉर्नेस ऑफ कर्ड इज ड्यू टू साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर डी में है नन ऑफ दिस। जो दही का खटापन है वह निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे आंसर करनी है। तो चलो जल्दी से आंसर बताओ, दही का जो खटापन है वह निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो वह होता है देखो आपके लैक्टिक एसिड की वजह से
क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। ठीक है, दही का जो खटापन है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है यहाँ पे आपका कि खसरा रोग का कारक क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ मीजल्स डिजीज? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कृमि? खसरा रोग का जो है मुख्य कारक क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे आंसर करना है। तो चलो जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या है। खसरा रोग का जो प्रमुख कारक है वो क्या है? तो देखिए खसरा रोग का जो मुख्य कारक है वह है विषाणु वायरस। ठीक है, और कौन सा वायरस नाम आता है? ठीक है, 2020 के पेपर में नाम पूछा गया था, तो याद रखिएगा रूबेला वायरस। ठीक है, रूबेला वायरस, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका यहाँ पे कि मनुष्य के खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस, हीमोलिसिस, थर्मोमिलिस या फिर वीरोमेटपिस। मानव शरीर के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलो जल्दी से बताओ, और सभी के जो आंसर से आने चाहिए, किसी के भी ऐसा नहीं होगा जो आंसर नहीं करेंगे। जल्दी से बताइए आप सबका आंसर जो है क्या होगा। तो देखिए मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जो है डायलिसिस कहा जाता है। क्या है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए डायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे, जो कि है यहाँ पे आपका देखो कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? कण का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? तो ये होता है देखो आपका बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी बोन मैरो, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ है कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज खून का लाल रंग होता है, प्राणी जीव जंतु लाल रंग पहचान कर सकते हैं, लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, या फिर लाल रंग जो है खतरे का प्रतीक होता है। जो यातायात के सिग्नल देखते हो आप सब, रेड होती है, फिर येलो होती है और जो ग्रीन होती है, उसमें लाल रंग का जो प्रयोग है वो क्यों होता है, ये जो है आपको यहाँ पे करनी है। तो चलो जल्दी से आंसर बताओ, और बिना किसी मिस्टेक के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अपनी ओर से दिया है। ठीक है, तो चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए यातायात सिग्नलों में जो लाल प्रकाश है वो प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो लाल रंग है वो सबसे कम प्रक्षेपित होता है। रेड कलर इज प्रोजेक्टेड लेस, ये जो है सबसे कम विचलित होता है। ये जो है आपका एक बहुत दूर से ही नजर आ जाता है, सिग्नल बहुत अच्छे से नजर आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है देखिए आपका जो है आपका जो है जीके जीएस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपकी जो है यहाँ पे देखो 15 क्वेश्चन जीके की भी हो चुकी है। ठीक है, 15 क्वेश्चन जीके का भी हो गया और 15 क्वेश्चन जो आपका जीएस का भी हो गया। 30 क्वेश्चन हो चुका है। आज जो हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 प्रश्न, तो मैथ के भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब जो है 15 मैथ के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं। मैथ का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो, आपका मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। राम ने एक घोड़ा रुपए 8250 में खरीदकर 4% लाभ पर बेच दिया। घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? राम बाउट अ हॉर्स फॉर ₹8,250 एंड सोल्ड इट एट 4% प्रॉफिट। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द हॉर्स? आपको क्या बतानी है? विक्रय मूल्य बतानी है। सिंपल सी बात है। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं तो आप सबको पता है। देखो क्या बताना है यहाँ पे आपको, जो विक्रय मूल्य, आपको जो सेलिंग प्राइस बतानी है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपका यहाँ पे क्रय मूल्य गुना में लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो क्रय मूल्य गुना में लाभ हो रहा है देखो 4% का, और पहले से उसका जो रेट है वो 100% था, मतलब कि हो गया 104%। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य है देखो आपका 8250। ठीक है, अब 104% था यहाँ पे, तो 104% हटाएगा तो नीचे आ जाएगा बटा में 100। ठीक है, ये देखिए 0 से 0 कट गया। यहाँ तक तो पता है आप सबको कैसे किया है। आगे जो है यहाँ पे देखो आप सब अब क्या करोगे, इसको कट करो। ठीक है, देखो 2 से कट करोगे तो ये 52 टर्म में कट होगा, और 2 से जब इसको कट करेगा तो ये 5 टर्म में कट होगा। ठीक है, अब 5 से इसको कट कीजिए 825 को, तो 5 से जब 825 को कट करेगा तो ये आपका 165 टर्म में कट होगा, मतलब कि 165 यहाँ पे और जो है 52 है यहाँ पे है। तो क्या हो गया देखो आपका यहाँ पे 165 इंटू में जो है आपका 52 52, 165 गुना 52। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जब 165 इंटू में 52 करिएगा ना, तो आपका जो राइट आंसर है वह आएगा देखिए आपका ऑप्शन ए 8580। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन ए 8580। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, वह संख्या कौन सी है? द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5 पार्ट इज 50। व्हाट इज दैट नंबर? यहाँ पे जो आपको नंबर बतानी है। तो चलो संख्या क्या करेंगे, तो जो संख्या है ना इसको देखो हमने मान लिया यहाँ पे x। ठीक है, अब क्या बोला? संख्या तथा उसके 3/5वें भाग, संख्या का 3/5वां भाग मतलब कि
3x बाई में 5 और इसका अंतर कितना है तो अंतर 50 है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। इतना तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो बाई में 1 हो गया, एलसीएम लीजिए तो ये 5 हो गया। यहाँ पे 1 से 5 को कट करोगे तो 5 टर्म में कट होगा, 5 से x में गुना करोगे तो हो गया आपका 5x माइनस में 2x और इक्वल टू में हो गया आपका 50। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब क्या हो गया देखो, तो यहाँ पे आ गया आपका 5x माइनस में 2x और इक्वल टू में क्या हो गया, तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पे 50 इंटू में 5, ठीक है। अब 5x माइनस 2x करिएगा, 5x माइनस में 3x, ठीक है 3x था, 5x माइनस 3x करिएगा तो आपका देखिए आएगा 2x और 2x इक्वल टू हो गया आपका 50 इंटू 5। अब हो गया x इक्वल टू देखो यहाँ पे 50 इंटू 5 और बाई में हो गया 2 से जो 50 है इसको कट करेगा तो होगा 25 टर्म में, तो क्या हो गया ये आपका, तो ये हो गया देखो 25 इंटू 5, 25 गुना 5 करिएगा तो कितना होता है, तो ये होता है 125। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी 125। ये 3x था, याद रखिएगा 3/5वां भाग था, ठीक है 3x था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये जो है हम लोग चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का जो औसत है 18 है। एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है। निकाली गई संख्या क्या है? द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 18। इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज रिमेन्स 16। व्हाट इज द नंबर ड्रॉन? कौन सी नंबर निकाली गई ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो क्या था, 5 संख्याओं का जो औसत है 18 है, मतलब कि 5 गुना 18, 5 गुना 18 कर दो, फिर 5 इंटू 18 कर दो, तो 5 गुना 18 कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 90। अब क्या बोला, एक संख्या निकाल दिया, तो पहले से 4 संख्या था, पहले से 5 संख्या था, एक संख्या निकाला तो हो गया 4 संख्या, और औसत जो है रह जाता है 16। 4 गुना 16, 4 गुना 16 कितना आया, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 64। अब कुछ नहीं, इसमें से इसको घटा दीजिए, आपको जो है पता चल जाएगा कौन सी संख्या जो है निकाली गई है। 90 माइनस 64 करेगा तो आएगा देखिए आपका यहाँ पे 26। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 26। 26 जो है उसमें से निकाली गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन किया हुआ है कि 50 इंटू 5 इंटू में आपका 0.05 बताना है क्या होगा। तो कैसे करेंगे देखो, तो हो गया यहाँ पे, यहाँ से डेसिमल हटा दो, तो ये बाई में आ गया देखो आपका 100, बटा में क्या हो गया, तो बटा में 100 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं होगा। ये देखो 0 से सबसे पहले क्या करना है, 0 को काट देना है। 5 से जो ये देखो आपका 2 बार में कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचे, ये 5 पहले से, और यहाँ पे भी है 5। 5 गुना 5 बटा में 2 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है देखो आपका 25 बटा में 2। 25 को 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा देखिए आपका 12.5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है यहाँ पे देखो आपका किया हुआ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। यहाँ पे आपको बतानी है देखो कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का जो है योग क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सभी को जो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपका यहाँ पे, तो जल्दी से इसका आंसर करो, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग बोला है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई देखो ये 99,999, ये जो है बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पे 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब इनको जोड़ दीजिए, तो जब 99,999 और जब 10,000 को जुड़ेगा तो आपका जो राइट आंसर है वह आ जाएगा देखो आपका यहाँ पे 1,09,999। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। क्लियर हो गया सबका। चलिए जो भी आंसर सी को कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेशियो सी मतलब हो गया ए बटा बी। ए बटा बी बराबर है 4/7। नेक्स्ट में बी रेशियो सी, बी अनुपात सी मतलब बी बटा सी। बी बटा सी इक्वल टू है 5/9, ठीक है। अब जो दिया उसको निकालते हैं, तो देखो ए बाई बी गुना में क्या हो गया, बी बाई सी इक्वल टू में हो गया देखो आपका 4/7 और गुना में है 5/9, ठीक है। देखिए बी से बी जो है कट जाएगा, तो ए बटा सी आ गया ना। और 5 चौका कितना होता है, तो 5 चौका होता है देखो आपका 20 और 9 सते होता है 63। मतलब कि ए बाई सी बराबर कितना आ रहा है, तो 20/63 आ रहा है, ठीक है। ए बाई सी इक्वल टू कितना हो गया, तो 20 बाई में 63 हो गया। मतलब कि ए रेशियो सी इक्वल टू हो गया आपका 20:63। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए 20:63 हो गया। सबका सही गया होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपका यहाँ पे 2:3, 4:7, 5:8 में से कौन सा बड़ा है। मतलब कि 2/3। तो पहले 2/3 को तोड़ो, तो जब 2/3 को तोड़िएगा ना, तो देखिए ये आपका आएगा 0.666, ठीक है। आपने 2/3 को तोड़ा। अब जो है नेक्स्ट डिजिट की ओर बढ़िए, उसको भी तोड़िए। 4/7 दिया हुआ है, 4/7 है, इसको भी तोड़ो। इसको तोड़ोगे तो ये देखो आपका यहाँ पे आएगा 0.571,
ठीक है। अगले वाले में क्या दिया 5/8 दिया हुआ है, इसको भी तोड़ो। इसको जब तोड़ोगे तो ये आएगा आपका देखो 0.625। अब बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है ये जरा मेरे को बताओ। ये तो सबसे छोटा हो गया, ये देखो ये 62 है 66 है, तो बड़ा कौन सा है, तो बड़ा हो गया 2/3, मतलब कि 2:3। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है आपका यहाँ पे देखो, यदि √2x, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिएगा √2 इसका पावर में है x, ठीक है, और x जो है रूट के अंदर है। अब इक्वल टू में आपका क्या दिया, तो ये दिया हुआ है देखो 256, इसको जो आपको सोल्व करना है। अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं, देखो √2 में x है इक्वल टू 256 जो है, ये देखो 2 का 8 पावर में करोगे तो 256 आता है। 2 टू दी पावर जब 8 करिएगा तो 256 आता है। अब कुछ भी नहीं, ये जो रूट है ना, रूट को जो है इधर भेज दीजिए, ठीक है, उस तरफ। तो जब रूट को उस तरफ भेजोगे तो यहाँ पे तो 2 का पावर x रहेगा ही, और जब ये उधर जाएगा तो ये स्क्वायर के रूप में जाएगा। तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 8 था, इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये जो रूट है ये इधर स्क्वायर में आएगा। यहाँ तक तो सब कोई को क्लियर है ना, किसी को भी देखो यहाँ पे जो है दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक आ चुके हो सब कोई। अब जब यहाँ पे आ गए तो अब देखिए क्या होगा आपका, तो क्या था, तो देखो 2 का पावर x था और इक्वल टू में जो है 2 टू दी पावर 8 और इसका भी पावर जो है 2 था, ठीक है। अब क्या हो गया देखो 2 टू दी पावर x 2। अब देखिए पावर जो आपस में गुना होते हैं जब ब्रैकेट को तोड़ोगे तो 8 इंटू 2 यहाँ पे हो गया, मतलब कि कितना आ गया, तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू में 2 और 8 इंटू 2 करोगे तो 16। अब देखो आपको बताना था x का वैल्यू, x का पावर कितना है, x का वैल्यू कितना है, तो x बराबर यहाँ पे देखो हो जाएगा 16, मतलब कि x का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू जो है वो हो गया 16, ऑप्शन नंबर बी। सब कोई का क्लियर हो गया ना, कोई भी डाउट में नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। यह दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 24, 30 एंड 42। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो लिस्ट नंबर बोला है। लिस्ट नंबर मतलब होता है आपका LCM। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तो सब कोई बताएगा, जल्दी से बनाएगा, ठीक है। LCM करना है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो कुछ नहीं, क्या करो ना कि 16, 20, 16, 24 क्या है यहाँ पे देखो आपका, तो 16, फिर उसके बाद कितना हो गया, तो हो गया आपका देखो 24, नेक्स्ट में क्या हो गया 30 और फिर है 42। इन सब का निकाल लो आप सब LCM, इन सब का 16, 24, 30 और 42 का जो LCM निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर है, ठीक है। तो जब 16, 24, 30 और 42 का LCM निकालिएगा तो ये आएगा देखो आपका 1680। सभी ने निकाल लिया होगा ना, जो राइट आंसर है वो होगा देखो आपका ऑप्शन सी 1680, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि A किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि B इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B कैन डू इट इन 5 days. इन हाउ मेनी डेज दे बोथ कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। जल्दी से आंसर आनी चाहिए और सभी की आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आ रखी है। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया, किसका इंतजार करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी को जरूर जोड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। क्लासेज के रूटीन तरीका होता है, पहले एक एक दिन का काम निकाल लीजिए, फिर उनको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर एक और तरीका है, देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, एक फॉर्मूला होता है A इंटू बी बाई में A प्लस बी, इस पर जो है निकाल दीजिए। तो A इंटू बी, तो ये जो पहला वाला है ये A हो गया, मतलब कि 10, B क्या हो गया, तो B ये देखो 15 हो गया, 10 गुना में हो गया देखो आपका 15 बटा में A प्लस B, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, तो नेक्स्ट में हो गया देखो आपका 10 प्लस में 15, ठीक है। तो 10 गुना 15 करोगे तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पे 150, और जब 10 प्लस 15 कीजिएगा तो ये हो गया देखिए आपका 25। 25 से जब 150 को भाग दीजिएगा तो ये देखिए आपका 6 बार में कट हो जाएगा, मतलब कि 6 दिन में जो है वो लोग मिलके उस काम को पूरा कर देगा A और B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है आपका देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, ये है आपका एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। हाउ मेनी किलोमीटर विल अ साइकिलिस्ट कवर इन 3 hours 20 minutes विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे नोट करो आप सब, यहाँ पे जो है आपको 2 चीज़ें दी गई, ठीक है। सबसे पहले आपको जो चाल दिया हुआ है, तो पहले चाल देख लेते हैं क्या है। तो चाल जो है यह मिला हुआ है देखो आपको 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और बताना है किलोमीटर में, तो पहले इसको किलोमीटर में बदलो। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसको जो है 18/5 से गुना करेंगे, तब जो है किलोमीटर में बदलेगा। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 72/5,
किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, किलोमीटर में आपने बदल दिया तो 72/5 आ गया चाल। अब देखो ये समय, समय क्या दिया हुआ है, समय है 3 घंटा 20 मिनट में, ठीक है। समय इसको पहले अच्छे से लिखते हैं, तो 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटे में होता है 180 मिनट और 20 मिनट, मतलब कि कितना हो गया, तो टोटल हो गया आपका 200 मिनट। अब देखो आपको आंसर करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो घंटा में बदलना होगा मिनट को, तो 200 मिनट, एक मिनट में होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 से भाग देना होगा। तो जब भाग दीजिएगा तो देखिए ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 10/3, ठीक है। तो समय आ गया 10/3, चाल है आपका 72/5, ठीक है। तो पहले चाल को यहाँ पे लिख लेते हैं, चाल कितना हो गया, तो चाल हो गया 72/5, ठीक है। अब समय कितना है, तो समय है देखो आपका यहाँ पे 10/3 घंटा, ये तो क्लियर हो गया ना। अब क्या बोला है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है देखो आपका चाल गुना समय, तो चाल को लिख लो, चाल गुना में समय 10/3, ठीक है। 5 से जो 10 है 2 बार में कटेगा, 3 से जो 72 24 बार में कटेगा, मतलब कि 24 गुना 2, 24 गुना 2 करिएगा तो कितना आएगा, जल्दी से आंसर कीजिए, अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 24 गुना 2 करेंगे तो आएगा 48, मतलब कि वो जो है 48 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है आपका यहाँ पे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, पुल की लंबाई कितनी है। वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अ मैन क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ब्रिज की लंबाई आपको यहाँ पे बतानी है कि जो ब्रिज है वह कुल कितना लंबा है। बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी के आंसर जो है यहाँ पे आनी चाहिए। देखो क्या करेंगे, तो व्यक्ति की चाल, पहले चाल लिखिए, ठीक है, पहले चाल लिखते हैं। तो चाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पुल की लंबाई पूछा है, पुल की लंबाई जो मीटर में व्यक्त करते हैं, और ये दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको पहले मीटर में बदलो। तो मीटर में बदलने के लिए जो है देखिए 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है, 5/18 से, तो ये कितना आ गया, तो चाल हो गया देखो आपका यहाँ पे 25/18, ठीक है, चाल आ गई 25/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोला है, तो पुल को 15 मिनट में पार कर रहा है। अब देखो ये क्या है, तो ये मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, और आपको समय कितना मिला हुआ है, तो समय मिला हुआ है देखो यहाँ पे 15 मिनट, और ये है सेकंड में, तो सेकंड में बदलना होगा मिनट को, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 15 गुना पे जो है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुना करेंगे, 15 गुना 60, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बिल्कुल ईजी है, आपको दूरी बताना है, ठीक है, इतने समय में तय की गई दूरी निकालनी है, तो चलो दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है देखो चाल गुना में समय। तो चाल कितना था, तो चाल था आपका देखो 25/18, और समय कितना था, तो समय आपने निकाला है क्या, तो 15 गुना में 60, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा ना। देखिए जब 3 से कट करेगा तो होगा 5 टर्म में, 3 से जब कट करेगा तो 6 टर्म में, 6 से ये कट हो जाएगा आपका 10 टर्म में, मतलब कि 25 गुना 5 और गुना में आपका कितना हो गया, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 10, 25 25 होता है 125, 125 गुना 10 करिएगा तो ये आएगा आपका 1250, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका यहाँ पे देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 6050 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 6050 स्क्वायर मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। आपको यहाँ पे विकर्ण की लंबाई बतानी है। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 2 तरीके से निकलता है, तो यहाँ पे आपसे विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो विकर्ण वाला जो क्षेत्रफल है वो पहले यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है, तो ये है देखो आपका 6050, विकर्ण के साथ जो वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है 1/2 इंटू डी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, हो गया देखो आपका 6050। अब डी स्क्वायर इक्वल टू हो कितना है, तो 6050 गुना में 2 को इधर भेज दो तो इंटू में 2 आ गया। अब क्या है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू जब 6050 गुना 2 कीजिएगा ना तो कितना आएगा, जल्दी से आंसर करो, मेरे बताने से पहले आप सबको बतानी है क्या होगा। देखो यहाँ पे आपका तो 12100 हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, स्क्वायर को उधर भेज दो, ठीक है। डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, तो ये है आपका 12100, डी में स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 12100। अब देखो जो 12100 है ये आपका 110 का स्क्वायर होता है, तो डी कितना आ गया, तो डी आ गया 110 मीटर। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए 110 मीटर। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये मैथ सेक्शन का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, एक आयताकार बर्तन की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, इसमें इतना पानी है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन इसमें भली प्रकार डूब सके। इस घन को पानी में पूरा डुबा देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है वो पूरा प्रकार से डूब जा रहा है उसमें, इसका मतलब उसका आयतन पूरा का पूरा डूब जा रहा है, तो इसका आयतन निकालिए। तो घन का आयतन निकालना होगा पहले। घन का आयतन क्या होता है, तो ये होता है, आप सबको पता है 15 एक क्यू होता है, ठीक है। एक क्यू एक कितना है, तो 15 है, मतलब कि 15 का क्यू,
ठीक है, अभी इतना ही रहने दीजिए, इसको आयतन हो गया। नेक्स्ट में क्या है देखो, एक आयताकार बर्तन की लंबाई। अब उस बर्तन की लंबाई है तो उसके अंदर ये डूब रहा है आपका घन वाला, जो 15 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन का आकार का बर्तन है वो डूब रहा है उसके अंदर आयताकार बर्तन में, उसके पूरे आयतन के साथ। तो वो क्या हो गया, तो आयत का जो क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि उसकी अंदर की क्षेत्रफल में वो डूब रहा है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या करेगा यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयताकार बर्तन है और उसमें वो डूब रहा है। ठीक है, तो L इंटू बी होता है। L इंटू बी मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पे 20 गुना में 15। अब इसको इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, 20 गुना में 15 आ गया। ठीक है, हमने घन वाले का आयतन क्यों निकाला, क्योंकि वो पूरा का पूरा डूब जा रहा था, इसलिए उसका आयतन निकालेंगे। अब आयत जो यहाँ पे दिया था आयताकार बर्तन का, उसका क्षेत्रफल क्यों निकाला, क्योंकि उसके अंदर वो डूब रहा है तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बोला, पानी के स्तर में वृद्धि कितने की होगी। ठीक है, वृद्धि बतानी है, तो वृद्धि इक्वल टू क्या होगा ना, आयतन, जो आयतन है उसको यहाँ पे लिख लो, मतलब कि 15 का क्यू, तो क्या हो गया 15 गुना 15 गुना 15 और बटा में जो है आयत का क्षेत्रफल, तो कितना है, तो ये है आपका यहाँ पे 20 गुना में 15। 15 से देखिए 15 कट हो जाएगा, यहाँ पे जो है देखो ये 3 बार में कट होगा 5 से, और ये जो है 4 बार में। ठीक है, तो 15 गुना 3 बटा में 4। ठीक है, 15 गुना 3 और बटा में हो गया आपका 4। 15 तिया कितना होता है, तो ये होता है आपका देखो 45 बटा में 4। अब जब 45 को 4 से कट करेगा तो ये देखिए आपका कट हो जाएगा 11.25, 11.25 बार में। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 11.25। क्लियर हो गया ना सबका, इतने सेंटीमीटर की जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, सबका क्लियर हो गया, इतने स्तर की जो उसमें वृद्धि हो जाएगी। चलो, तो यहाँ पे सबका हो चुका है। 15 क्वेश्चन देखो आपके जीके के हो चुके हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है आपके जीएस के भी हो गए और 15 क्वेश्चन जो है आपके मैथ्स के भी हो गए। एक क्वेश्चन कम रहा मैथ का, क्योंकि वो मैंने गलत टाइप किया था, तो लेकिन मतलब कि समझो तो 15 हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते और अब जो है 5 क्वेश्चन रीजनिंग रहेंगे और अब जो आपका लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी। यदि रिया एक लड़की की ओर इशारा करते हुए यह कहती है कि वह मेरे मामा की इकलौती बहन का पुत्र है, तो उस लड़के का रिया से क्या संबंध है। इफ रिया पॉइंटिंग टू बी अ बॉय सेज दैट ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई मैटरनल अंकल, देन हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू रिया। रिया का उस लड़के से क्या संबंध है। देखो, रिया एक लड़के की ओर इशारा करते हुए यह करे कि वह मेरी मामा की इकलौती बहन, तो मामा की बहन कौन लगती है, तो मामा की बहन या तो माँ लगेगी या तो मौसी लगेगी, यही दो में से कोई एक होगी। अब मामा की इकलौती बहन है, इसका मतलब वो तो माँ ही हो गई ना। अब माँ का पुत्र, ठीक है, इकलौती बहन का पुत्र मतलब कि माँ का पुत्र। अब माँ का बेटा कौन लगता है, तो माँ का बेटा जो है बहन का भाई लगता है। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी ब्रदर, भाई। क्लियर हो गया सबका, जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये दिया हुआ है यहाँ पे आपका, विषम की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द ऑड, मदुरई, गया, अजमेर या चेन्नई। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा सब कोई। अब देखिए क्लास एंड करने की ओर आ चुके हैं और यदि अभी तक भी आपने लाइक बटन प्रेस नहीं किया तो जल्दी से प्रेस करो, शेयर करो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, उनको भी हमारी सभी क्लासेस के साथ जरूर जुड़िए। और जो भी चैनल पे नए होंगे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। चलिए आंसर बताइए, इनमें जो है कौन सा अलग है। देखिए मदुरई, गया, अजमेर और चेन्नई। जो मदुरई, गया और अजमेर हैं ये तीनों के तीनों देखिए एक शहर है या फिर एक जिला है किसी न किसी स्टेट के। लेकिन जो चेन्नई है ये एक राजधानी है। ठीक है, चेन्नई क्या है, तो चेन्नई जो एक राजधानी है। तो इस प्रकार अलग कौन हो गया, तो अलग हो गया आपका ऑप्शन डी चेन्नई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये है आपका यहाँ पे देखो, हावड़ा ब्रिज कलकत्ता, जंतर मंतर वॉट। हावड़ा ब्रिज कलकत्ता, नेक्स्ट दिया हुआ है जंतर मंतर वॉट। क्या होगा राइट आंसर, तो ये देखो ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार हावड़ा ब्रिज कलकत्ता से संबंधित है उसी प्रकार जो जंतर मंतर है वो किससे संबंधित है, हरियाणा से, बिहार से, झारखंड से या फिर दिल्ली से, किससे जो है संबंधित है। तो देखिए जिस प्रकार हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में है उसी प्रकार जो जंतर मंतर है यह आपका दिल्ली में है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पे, यदि कैन को NaCb लिखा जाता है तो फ्लाई को क्या लिखा जाएगा। इफ कैन इज कोडेड एज NaCb देन व्हाट विल फ्लाई बी रिटेन एज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़ा गलत हो गया है तो ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, ऑप्शन जो है गलत है, आप लोग खुद से आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसने, CAN, कैन को जो है इसने लिखा है NaC और फिर लगा दिया है B। देखिए कुछ नहीं किया है, पीछे से जो है आगे की ओर लिख दिया, NaC लिख दिया। अब जो पहला डिजिट था उसका जो पीछे वाला आएगा, जैसे इसके पीछे B होता तो B को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट में क्या है देखो आपका FLY, तो इधर से आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका देखो यहाँ पे YLF,
ठीक है। अब एफ के पीछे क्या होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो वो होता है ई। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, तो यहाँ पे लगा दोगे ई, YLFE। ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, और इसी के साथ जो आपका आज का मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा। क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे आपका कि 9, 7, 10, 8, अगले में है वॉट, क्या होगा। देखिए इसको कुछ इस प्रकार से देखिएगा कि ये एक स्टेप आगे चल रहा है। 9 से 7 आने में क्या किया है ना, 9 से 10 आने में एक जोड़ा, ठीक है। फिर जो है 7 से 8 जाने में एक जोड़ा। तो अब एक डिजिट आप भी यहाँ से देखो, यहाँ से एक डिजिट ने छोड़ के चला था, तो यहाँ से भी एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे क्या करोगे प्लस में 1, तो 10 और 1 क्या हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे 11। इस प्रकार इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, तो वो है ऑप्शन सी 11। ठीक है, सबका क्लियर होगा, किसी को भी जो है यहाँ पे डाउट नहीं होगा। चलिए हो गया सभी का। तो इसी के साथ देखो आज के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। सबको ही अपना स्कोर जरूर बताएगा कि आपने कितना स्कोर किया। आज मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आई है, तो सभी को उसका भी आंसर बता देना है।